पपीते के पत्ते तोड़ करके, दूध निकाल करके, उंगली की स्याही का निशान मिटा करके बिहार के अंदर वोट डाले जा रहे थे, फर्जी वोट डाले जा रहे थे। पत्रकारों ने इसका खुलासा किया, वो वीडियो सोशल मीडिया पर तैरता रहा। चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया कि कैसे बिहार के अंदर पपीते के पत्ते तोड़ करके फिर वहां से जो दूध निकलता है उस दूध से निशान मिटा करके फिर से वोट डाले जा रहे थे। अब चुनाव आयोग आखिरकार जागा है और चुनाव आयोग कह रहा है सबूत दीजिए। सवाल यह है चुनाव आयोग जी कि सबूत जब आपको परोसे जा रहे थे थाली में रख रख करके, जब आप कहां थे? जब आपसे पूछा जा रहा था कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, तब आप कहां थे? जब यह कहा जा रहा था कि लोगों की ट्रेनें भर भर करके और हरियाणा से बिहार ले जाया जा रहा है वोट डलवाने के लिए, तब आप कहां थे? अब आप कह रहे हैं कि सबूत दीजिए। दरअसल ये वीडियो देखिए आप, ये एक्चुअली इंडिया टुडे की आज तक की वीडियो है। कॉपीराइट की वजह से आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। सुप्रिया सनेत ने वीडियो शेयर किया, करीब 2-2.5 मिनट का वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर आज तक का एक पत्रकार वो कहता है कि पपीते का पत्ता वो काटो, उसमें से दूध निकलेगा तो उंगली पर जो स्याही का निशान है उसको मिटा दो। बिहार में वोट चोरी का खुला खेल है। ये जो है उन्होंने बताया कि मैं कहीं पर गया हुआ था रिपोर्टिंग करने के लिए और बीजेपी के एक नेता मेरे पास में आए। बीजेपी के नेता पास में आकर के मेरे कहते हैं कि भैया हमारा 2 जगह पर वोट था, हमें एक ही आधार कार्ड पर 2 जगह पर पर्चियां मिल गई। एक वोट पटना के अंदर और एक पटना के बगल में गांव है, वहां पर भी वोट था। तो मैंने सुबह सुबह पहले पटना के अंदर वोट डाला, फिर पपीते का पत्ता तोड़ा, पपीते का पत्ता तोड़ करके उसमें से जो दूध टपकता है वो दूध से अपनी उंगली पर स्याही का निशान था वो मिटा दिया। और मिटा करके मैं दूसरी जगह पर गांव में गया तो मम्मी ने मुझे कहा कि तेरा तो यहां पर भी वोट है, यहां पर भी पर्ची आई हुई है। वो पर्ची मैंने ली और वहां पर भी खट से जाकर के कमल का निशान दबा दिया, कमल पर वोट देकर के आ गया। अब चुनाव आयोग इस पर क्या कह रहा है? अब चुनाव आयोग सुनिए क्या कह रहा है। चुनाव आयोग ने इस पर जो है वो सबूत मांगे। चुनाव आयोग कह रहा है कि कृपया वीडियो में उल्लेखित मतदाता का नाम, ईपिक नंबर, बूथ नंबर, विधानसभा संख्या वो उपलब्ध कराई जाए ताकि जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई की जा सके। बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के उक्त दावा पुष्ट नहीं होता है। किसी भी तरह की फेक न्यूज फैलाने पर यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया नाम बताइए, उसका ईपिक नंबर यानी जो पहचान पत्र पर जो नाम नंबर लिखा होता है ईपिक नंबर वो बताइए, विधानसभा बताइए, बूथ नंबर बताइए, तब जाकर के हम कार्रवाई करेंगे। सब कुछ बता देंगे तब आप कार्रवाई करेंगे। या आप खुद से जो है वो नहीं देख रहे थे कि बिहार के अंदर क्या हो रहा था? बाकायदा ट्रेनें चल रही थी, बाकायदा बीजेपी के नेता वो वीडियो पोस्ट करके, फोटो पोस्ट करके बता रहे थे कि मैंने वोट डाल दिया है। बिहार में भी वोट डाल रहे थे, दिल्ली में भी वोट डाल रहे थे। जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। ये स्क्रीनशॉट उस वक्त का है जब बीजेपी के आरएसएस के कद्दावर नेता राकेश सिन्हा वो दिल्ली के अंदर वोट डालते हैं, उनका फोटो वो खुद ट्वीट करते हैं। फिर उसके बाद में बिहार चुनाव के अंदर बेगूसराय में अपने पैतृक गांव में जाकर के वहां पर वोट डालते हैं। बाद में इसको लेकर के इन्होंने ही सफाई दी। इन्होंने कहा कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था उस वक्त में मैंने वोट डाला था, फिर दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, मैं बिहार में चुनावी रूप से एक्टिव हो गया और मैंने बिहार के अंदर अपना पहचान पत्र बनवा लिया और मैंने बिहार में वोट डाल दिया। अब बताइए ये कमाल है। और उसके बाद में झड़ी लग गई भाजपा के ऐसे नेताओं की। संतोष झा वो दिल्ली में भी वोट डालते हैं और बिहार में भी वोट डालते हैं। ये संतोष झा भाजपा के नेता थे। अतुल लोंडे पाटिल ने एक और फोटो शेयर किया था, वो महाराष्ट्र में भी एक वीडियो, एक महिला जो है वो वोट डालती है और वही महिला बिहार में वोट डालती है। प्रतीक पटेल ने चुनाव के दौरान एक वीडियो फोटो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि आलोक दुबे 2025 में दिल्ली विधानसभा के अंदर भाजपा को वोट दे रहे थे
और अब ये सिवान में वोट दे रहे हैं। ऐसे दुनिया भर के फोटो आने लगे। नागेंद्र कुमार वो दिल्ली में भी वोट डालते हैं और फिर उसके बाद में बिहार में भी वोट डालते हैं। सुप्रिया सिन्हा ने एक और फोटो उस वक्त में शेयर किया था, संजय झा के नाम का एक और भाजपा के नेता, उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में भी वोट डाला। अब बताइए इसको क्या कहेंगे आप? इतने सारे नेता, या फिर इन सबके पास में क्रोनोलॉजी थी कि पहले बिहार में वोट डालो, बिहार का चुनाव संपन्न हो गया, बीजेपी जीत गई, वोट यहां से कटवा लो, बिहार चले जाओ, पहले दिल्ली में डालो, माफ कीजिए, फिर उसके बाद बिहार चले जाओ, वहां डालो, अब बिहार खत्म फिर बंगाल चलो, फिर बंगाल खत्म फिर असम चलो, फिर यूपी आ जाओ। क्या हो रहा है ये? और क्या चुनाव आयोग इस बात को नहीं देख रहा है? और चुनाव आयोग आज कह रहा है कि सबूत दीजिए, बूथ संख्या सब बताइए। तो चुनाव आयोग को यह नहीं दिख रहा था कि 1,10,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। 1,10,00,000 महिलाओं के, और बीच चुनाव में डल रहे थे, हर शुक्रवार को पैसे आ रहे थे। 21 लाख महिलाओं को आज पैसे आए हैं, 10 लाख महिलाओं को आज पैसे आए हैं। चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा। और सबूत की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये आप देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि खुद कैंडिडेट रही, दरभंगा से चुनाव लड़ा, इनकी पार्टी है, और इन्होंने ट्वीट करके कहा 14 नवंबर को शाम को 4:57 पर ये ट्वीट करती हैं कि ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ हुई है और इस बार मेरी मां घर व मोहल्ले में रिश्तेदारों तक के वोट बीजेपी उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिए गए। हर बूथ पर सैकड़ों वोट मैनिपुलेशन का साफ प्रमाण है। वोटर हतप्रभ है कि वोट कहां गए। जहां सैकड़ों वोट मिले उन बूथों पर संख्या 0 से 2, 5 से 7 तक है। हर बूथ पर एक सा पैटर्न है। सांख्यिकीय रूप से भी असंभव है। शायद जिसे ईवीएम मैनिपुलेट करने का काम दिया गया उसे बताया ही नहीं गया होगा कि इस बार मैं अपने गृह नगर में चुनाव लड़ रही हूं, जहां मेरे गिने हुए हजारों वोट हैं। इस बार आप लोगों ने बड़ी चूक कर दी है। बीजेपी को टैग किया, अमित शाह को टैग किया, नरेंद्र मोदी को टैग किया, और यह चुनाव का नतीजा आप देख लीजिए। यहां पर बीजेपी 97,000 वोट लेकर के आती है और 24,593 वोट से जीत जाती है। प्रिया पुष्पम चौधरी वो 7वें नंबर पर रही, उनको मात्र 1400 वोट मिले। उनसे ज्यादा वोट तो नोटा को मिल गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई जिताऊ उम्मीदवार थी या जीतने वाली थी, लेकिन ये तो सवाल उठता है कि वो कह रही हैं कि मेरी मां का, मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे पड़ोसियों का वोट नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कई बार कैंडिडेट सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उनको 5 वोट मिले हैं फला वार्ड के अंदर, जबकि उनके परिवार में 7 लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए। तो वोट नहीं मिलना और कहीं पर वोट 2-2 जगह पर चला जाना, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और चुनाव आयोग अब जब कह रहा है कि नाम बताइए, पता बताइए, तो उस पर कंचन यादव ने लिखा है कि जो चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, जिसके पास में एपिक नंबर होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी व्यक्ति 2 जगह पर 2 बार वोट न डाले, अगर उसका काम अब मीडिया और विपक्ष करने लगे तो चुनाव आयोग अपनी कुर्सी ही छोड़ दे, विपक्ष ही चुनाव करवा ले। बाकी कार्रवाई के लिए अभी तक जुबैर जी ने जिन जिन लोगों के नाम दिए हैं उन पर कितनी कार्रवाई हुई है, तुम्हारी सुविधा के लिए मैं 2 इपिक नंबर साल भर में 4 बार 4 जगह वोट डालने वालों का विवरण कमेंट बॉक्स में डाल रही हूं। चुनाव आयोग कार्रवाई करना मत भूलना। यह जो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भैया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह पर जा जाकर के वोट डाल रहे हैं और उनके नंबर भी बताए जा रहे हैं। ओल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर वो बहुत सारे लोगों के बारे में जो तथ्यात्मक रूप से सही है, जो सोशल मीडिया पर हैं, वो बता रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, यानी ये वो लोग हैं जो बड़े पॉपुलर लोग हैं। जो लोग पॉपुलर नहीं हैं या जो लोग बोलते नहीं हैं, चुपचाप जाकर के काम कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके से कहेंगे कि ये सही है या गलत है? बिहार का चुनाव इस बार जिस तरीके से हुआ, उसके बाद में नतीजे जिस तरीके से आए, ग्राउंड पर जो माहौल था, इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। मतलब चुनाव आयोग, ये सच्चाई है कि कभी चुनाव आयोग हुआ करता था, अब चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को लगा देता है। पोलिंग बूथ पर अधिकारी होते हैं, आप वोट डालने के लिए जा सकते हैं, बाकी एक्शन के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता है कि एक्शन के नाम पर यह हो गया, वो हो गया, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। जो ताबड़तोड़ चुनाव आयोग का
तुरंत मिनटों के अंदर एक्शन दिखाई देता है, वो इस बार नहीं दिखाई दिया। आप क्यों नहीं रोक पाए महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए? चुनाव से ठीक पहले जो है पैसा आता है और उसके बाद पूरे चुनाव में पैसा बंटता रहा, आप नहीं रोक पाए साहब। और फिर आप ये कह रहे हैं कि सबूत दीजिए। जब सबूत सबके सामने थे तब उस पर आपने क्या जवाब दिया था? आप जरा एक बार देखिए, कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करके कहा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, चुनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने क्या कार्रवाई की इस पर? जिन विधानसभाओं के लोग गए थे ट्रेनों में बैठ करके, उनको कहां आपने रोका? हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, कि उनको अगर रवैया ये लग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। उसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली, वो भी 4 बजे। और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूँ कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं? इनकी जवाबदेही तो बनती है ना, तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली। और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे वहाँ पहुँची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहाँ ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है। और अगर वाकई में चली तो किस लिए? अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर काहे का आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई? कुछ छत्ता माहौल तो खत्म हो गया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। इस बार के चुनाव अपने आप में जो है वो विवादों के घेरे में है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक हुआ है या गड़बड़ है। चुनाव को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि चुनाव लोकतंत्र की छाती पर इस बार पैर रख करके चुनाव करवाए गए। नेहा राठौड़ को आप सुनिए। बिहार का चुनाव लोकतंत्र की छाती पर पैर रखकर लड़ा गया है। इसे आप मेहनत कहिए, रणनीति कहिए, कूटनीति कहिए, चाहे चाणक्य नीति कहिए, है ये चोरी और बेईमानी ही, जिसमें चुनाव आयोग बराबर का भागीदार है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी करोड़ों खातों में रुपए भेजे जाते रहे, वो पैसे जो देश की जनता ने देश का विकास करने के लिए टैक्स के रूप में दिया था, उसे वोट खरीदने के लिए बांट दिया गया। चुनाव आयोग टुकुर टुकुर ताकता रहा और आप इसे कूटनीति कह रहे हैं। अगर ये कूटनीति है तो फिर लूट किसे कहते हैं? फर्जी मतदान के प्रमाणों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र का गला कसता रहा। आप चाहें तो इस चुनाव को बिहार वासियों की मजबूरी का फायदा उठाना भी कह सकते हैं। बाढ़ की बर्बादी झेलने वाली जनता के साथ हुई ठगी भी कह सकते हैं। लाठी खाने वाले बेरोजगारों के साथ हुआ अन्याय भी कह सकते हैं। पर भगवान के लिए इसे लोकतांत्रिक चुनाव मत कहिए।
सच ये है कि बिहार को दोबारा ठग लिया गया है और बिहार वासी अगले 5 सालों तक दोबारा उसी बर्बादी के चक्र में फंसे रहेंगे जिसमें उन्हें शोषण और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। खुद सोचिए, न रोजगार का मुद्दा उठा, न पलायन पर बात हुई, हत्याएं होती रहीं, जहरीली शराब से मौतें होती रहीं, मरीज अस्पताल के बाहर मरते रहे और प्रदेश में बिहारी बेइज्जत होते रहे। बस चुनाव से पहले पैसा बांट दिया गया और किसी माई के लाल ने नहीं पूछा कि जब वोट खरीदने का पैसा था तो उस पैसे से बिहार में कारखाना क्यों नहीं लगाया गया। मीडिया ने नमक का कर्ज अदा किया और बिहारियों ने 10,000 रुपये का बदला चुकाया। पूरी ताकत से वोट चोरी की गई और रिजल्ट आपके सामने है। सवाल ये है कि आखिर कब तक बिहार के लोगों को सस्ता लेबर बनाने की साजिश चलती रहेगी? कब तक उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से महरूम रखा जाएगा? कब तक उनकी नस्लें परदेश में लोहा पीटेंगी और ईंटें उठाएंगी? आखिर कब तक बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों के बगैर होता रहेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि भैया 10,000 रुपए की स्कीम थी, इसलिए बीजेपी जीत गई। लेकिन आप जरा एक बार पत्रकार रणविजय को सुनिए, वो कह रहे हैं, इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर 10,000 रुपए की स्कीम से ही बीजेपी जीत रही है और वो 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी जगह पर पैसा नहीं जा रहा है। याद करिए कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ होते हैं और वहां पर हरियाणा के चुनाव करवाए गए, महाराष्ट्र के चुनाव रोके गए और वहां इसलिए रोके गए ताकि किस्त जो है वो महिलाओं के खाते में चली जाए। वहां बीजेपी जीत गई। लेकिन ऐसी स्कीम कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में चलाती है, वहां कांग्रेस हार गई। राजस्थान के अंदर 25 लाख रुपए का बीमा योजना अशोक गहलोत कराते हैं और कई योजनाएं चलाते हैं, वहां वो हार गए। तो विपक्ष ऐसी योजना चला करके भी हार जाता है और बीजेपी चुनाव जीत जाती है और उसके पीछे कहा जाता है कि देखिए ये योजना चल रही थी, इस वजह से बीजेपी जीत गई। अब ये योजना चल रही थी, इस वजह से बीजेपी जीत गई, या बीजेपी की तथाकथित वोट चोरी को जस्टिफाई करने के लिए ऐसी योजनाओं का नाम दिया जाता है? एक बड़ी रोचक बात है। आप जब देखेंगे कि जो बीजेपी के अलावा जो दूसरी सरकारें हैं वो भी लगभग वही स्कीम्स चला रही हैं, जैसे लोगों को पैसा भेज देना, डायरेक्ट जो हम पैसे अकाउंट में भेजते हैं वो वाला हो गया, या फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई, उस टाइप का जो भी स्कीम्स होती हैं लगभग वैसी ही स्कीम चला रहे हैं, लोगों को वैसे ही फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क यहाँ पे आता है कि वो सरकारें रिपीट नहीं कर पाती हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, तो ऐसे ही वो सरकारें अपने इन काम के बदौलत रिपीट नहीं कर पाती हैं। कहा जाता है कि नहीं, जनता में तो उनके खिलाफ बड़ा आक्रोश था, बड़ा एकदम वो था और ये लोग एकदम ग्राउंड से कट चुके थे। अब मतलब क्या ही कहा जाए इस बात का। लेकिन वही सेम स्कीम्स देके बीजेपी जो है वो 20-20 साल तक अपनी सरकार चला रही है। ये अलग ही एक रोचक चीज़ चल रही है देश में, और लोग इसको डिफेंड भी कर रहे हैं कि नहीं ग्राउंड पर जो है बीजेपी जो है वो बहुत शानदार काम कर रही है। भाई जिसकी सरकार थी, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार थी, राजस्थान में, हमने तो देखा है कि वो भी बहुत शानदार काम कर रहे थे। जैसे अब लोगों के बीच में थे, तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो सरकार रिपीट नहीं कर पाई, लोगों के बीच में गुस्सा आ गया। लेकिन जो सरकार जिसके खिलाफ हम लगातार प्रदर्शन देख रहे थे, युवाओं का, जिसके खिलाफ हमने देखा कि लोगों में गुस्सा था, वो सरकार वापस आ जाती है। जैसे हरियाणा देख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश देख लीजिए, जैसे अभी आप बिहार का देख लीजिए। अब आप कहेंगे कि मतलब नहीं वो लोग काम बहुत अच्छा करते हैं। भाई काम अगर अच्छा करने की बात है तो जो काम हुआ, जैसे अच्छा काम वो ये हुआ कि ठीक चुनाव से पहले 10,000 रुपये आपने स्कीम आप लेके आए और महिलाओं को देना शुरू कर दिया। अब वो 10,000 रुपये कब पहुंच रहे थे? पहुंच रहे थे ठीक वोटिंग के आसपास में पहुंच रहे थे। बाकी राज्यों में चुनाव आयोग ने मतलब एक्शन लिया। यहाँ पर ये जो है चुनाव आयोग बिहार में एक स्कीम लाई जाती है ठीक उससे पहले और कोई एक्शन नहीं लेता है। एकदम आँख मूंद के भैया एकदम चादर तान करके सो गए। हल्की हल्की ठंड चल रही थी तो बढ़िया मज़े से सो रहे थे। और बाकी राज्यों में क्या करते थे,
बाकी राज्यों में अगर कोई स्कीम पहले से चल रही है, जो कि कई साल पहले से चल रही है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ठीक चुनाव होने वाला है और उसी समय लाकर एकदम सामने रख दिया हो, ऐसा नहीं, कई साल पहले से जो स्कीम चल रही है उन स्कीम को रोक दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? तो आप खुद देखिए ना, आप खुद देखिए और समझिए कि बीजेपी कहाँ पे काम कर रही है और कैसे काम कर रही है, और बाकी सरकारें क्यों नहीं रिपीट हो पाती हैं उन्हीं स्कीम्स को लेके, और बीजेपी की सरकार कैसे रिपीट हो जा रही है उन्हीं स्कीम्स की बदौलत। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो अजीब है, जो अजीब है। इसे स्टार्ट मैंने वीडियो रोचक से कहा था, लेकिन मुझे अब ये कहना पड़ रहा है कि ये जो हो रहा है ये अजीब है और ख़तरनाक है। तो सोचने वाली बात है, और ये यहीं नहीं रुकेगा, ये आगे भी बढ़ेगा। और अब पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा ठीक यही पैटर्न आजमाया जाएगा, आप यूपी में देखेंगे ठीक यही पैटर्न आजमाया जाएगा। पश्चिम बंगाल वाला में एक बात मैं जोड़ दूं, इनकी एक स्कीम है, आप किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये भेजते हैं, 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में भेजते हैं ये साल के। आप गौर कीजिएगा, ये किस्त जो है हमेशा तब पड़ेगी जब चुनाव आसपास होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, लेकिन इस किस्त अभी पड़ती है जब चुनाव आसपास होते हैं। उस समय किसानों के खाते में पैसा पड़ जाएगा, वो किसान जा कर के वोट कर देगा। ये जो स्कीम है, ये आपने देखा होगा कि ममता जी ने वहाँ पर रुकवा दी थी पिछले चुनाव में, लेकिन उसके बाद फिर कोर्ट से वो ऑर्डर हुआ और अब वो फिर शुरू हो गई है, और यही होगा। इस बार पश्चिम बंगाल में भी ये खेल खेलेंगे और यूपी में तो खेलेंगे ही। तो आप समझ लीजिए कि क्या है। अब देख लीजिए, जैसे अखिलेश जो थे, अखिलेश ने क्या बुरा काम किया था, इतना सड़क बनवा दिया, इतना लोगों को लैपटॉप बांट दिया, लेकिन वो आदमी रिपीट नहीं कर पाया। लेकिन बीजेपी की सरकार रिपीट पे रिपीट की जा रही है। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सोचिए कि आखिर में चीज़ें कहाँ पर गड़बड़ हो रही हैं। मुझे लगता है कि कोई भी दल ऐसा नहीं है जो कि वापस नहीं आना चाहता होगा और सत्ता में एक बार आया तो ग्राउंड से एकदम कट गया। ऐसा नहीं होता है। जो सत्ता में होता है वो ज़्यादा ग्राउंड पे रहता है, उसको ज़्यादा समझ रहती है, और उसके बाद भी अगर वापस नहीं आ पाता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ घालमेल हो रहा है, घपला हो रहा है। चुनाव आयोग पर बहुत बड़े सवाल हैं। चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे, और अगर चुनाव की निष्पक्षता खंडित होती है तो जाहिर सी बात है एक आम वोटर जो वोट डालने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है, जो घंटों भर धूप में खड़ा रहता है, उसको आप क्या दे रहे हैं? क्या उसको ये गारंटी दे रहे हैं, ये विश्वास दे रहे हैं कि आपका वोट जहां आप डाल रहे हैं वही होगा, आप जो सरकार चाहते हैं वही बनेगी, यानी जो जनता का जनादेश है वही आएगा? चुनाव आयोग का या कथित तौर पर जो ज्ञानेश जी का आदेश है वो नहीं आएगा? ये सवाल इस वक्त में पूछे जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।